हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका कंपटीशन फैक्टर यूट्यूब चैनल पे। एक समान वाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण आज का टॉपिक है और इसको ज्ञात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। देखिए, कहा गया है एक समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। कहाँ पर? वाह्य वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए कैसा? एक समान। तो मान लीजिए कि ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया गया। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरीके से एरो बनाकर दिखा रहे हैं, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन जो है, दिशा किधर है? लेफ्ट टू राइट, माने बाएं से दाहिनी तरफ है। इसके पीछे क्या लॉजिक है कि बाएं से दाहिनी तरफ फिगर बनाते हैं? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि कोई भी फिगर प्रोग्रेसिव वे में बनाया जाता है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में आगे बढ़ते हुए बनाया जाता है। तो ये हो गया, एक समान वाह्य वैद्युत क्षेत्र बना लिया में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर। इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव रखना है। अब मान लो ये एक वैद्युत क्षेत्र है और इसे समझो कि ये क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि ऋण और धन दो परिमाण में बराबर परंतु प्रकृति में विपरीत आवेशों से मिलकर बना हुआ है। इस वैद्युत द्विध्रुव को उठाकर यहाँ फेंक दिए। अब जब यहाँ फेंकेंगे तो क्या होगा? ये इस वैद्युत द्विध्रुव घुमाकर क्या करेगा? क्षेत्र की दिशा में। क्षेत्र किधर है? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट का मतलब बल रेखाएं किधर से निकलती हैं? प्लस से निकलती, कहाँ जाती हैं? माइनस की ओर जाती हैं। तो इसका मतलब यहाँ प्लस रहा होगा, धनावेश रहा होगा, यहाँ से बल रेखाएं निकल रही हैं और माइनस में जाके समाप्त हो जा रही हैं। तो इसका मतलब इधर माइनस होगा, इधर क्या होगा? प्लस रहा होगा। तो जैसे ही वैद्युत द्विध्रुव हम फेंकेंगे, इसमें छोड़ेंगे, यहाँ पर क्या होगा कि प्लस की ओर वैद्युत द्विध्रुव का ऋण सिरा और जो नेगेटिव इसका सिरा है वैद्युत द्विध्रुव का, वो किधर जाएगा? नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं धन से निकलती हैं, कहाँ जाती हैं? ऋण की ओर जाती हैं, ठीक है। वो क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएगा, क्षेत्र की दिशा में होने का प्रयास करेगा। तो किस किस अवस्था से गुजरेगा उसको जरा देखिए। मान लिया कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, इसको क्षेत्र से कुछ कोण बनाते हुए हम बना रहे हैं, इसलिए कि इसकी विभिन्न दशाओं में हम अध्ययन कर सकें। अगर इसको हम बना देंगे कि ये क्षेत्र में ही, क्षेत्र की दिशा में संरेखित है, तो मान लीजिए हमको क्षेत्र की दिशा से कुछ कोण घुमाना हुआ तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, थीटा का मान ही प्राप्त नहीं होगा। इसलिए क्या करते हैं, इसको हम क्षेत्र की दिशा से कुछ कोण बनाता हुआ मान लेते हैं। मान लिया कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जो क्या है? ऋण आवेश और धन आवेश, माने माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। इस वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो कितना अभी तक माने थे? 2l। तो 2l डिस्टेंस हम मान ले रहे हैं, 2l दूरी मान ले रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब आप देखो, ध्यान समझिएगा, ये जो झुकाव है यहाँ से, ठीक है, ये जो झुकाव है यहाँ से, वो कितना मान ले रहे हैं? मान लिया कि ये जो झुकाव है, ठीक है, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो बल रेखाएं हैं उससे जो झुकाव वो कितना है? थीटा है। कितना झुकाव है? थीटा। थीटा मान लिया मैंने, ध्यान समझिएगा, ये झुकाव कितना मान लिया? थीटा मान लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, इस वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा से जो झुकाव वो कितना है? थीटा है। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल का मान कितना होगा? देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। आपने पढ़ा हुआ है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, मैंने बताया था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है बच्चा? E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, ठीक है, E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लाने में परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश के मान का जो रेशियो होता है उसे ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब आप देखो, यहाँ पर जो परीक्षण आवेश है वो तो नहीं है, लेकिन उसके जगह पर दूसरा एक आवेश है, क्या है? Q है। तो अब जब दूसरा आवेश है तो हम Q नॉट यहाँ क्या लेंगे? Q लेंगे। तो अब आप बताओ यहाँ से F की वैल्यू क्या मिलेगी? जो लगने वाला बल है वो क्या मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो F इक्वल टू क्यू ही मिलेगा। देखो यहाँ से, अच्छा, तो F इक्वल टू यहाँ क्या हो गया? क्यू ई हो गया, ठीक है। अब आप देखो, यहाँ ये जो बल है, ठीक है, ये जो बल है धन आवेश के कारण, ठीक, धन आवेश के कारण जो बल है वो क्या होगा? ये वैद्युत बल रेखाएं प्लस से निकलती हैं तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इधर निकलेगा। ये हो गया F बराबर कितना? क्यू ई, ठीक है। अब एक बल इधर भी लगेगा जो इस माइनस क्यू आवेश पर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यह इसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। तो यहाँ भी क्या लगेगा? F बराबर कितना? क्यू ई।
कि माइनस क्यू क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है यहाँ पर प्लस क्यू और माइनस क्यू में से वैद्युत द्विध्रुव में क्या लेते हैं? उसका परिमाण लेते हैं। क्यों परिमाण लेते हैं? क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव का नेचर ही यही है, प्रकृति ही यही है कि ये दो विपरीत आवेशों से मिलकर बनता है। लेकिन जब फार्मूले में जाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं तो नेचर उसका नहीं लिखा जाएगा, केवल और केवल मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू है। ठीक है, ये दिशा की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं दिखाना तुमको। किसकी वैल्यू है? मैग्नीट्यूड की वैल्यू है। अच्छी बात है। अब आप देखो, अच्छा दूसरी बात ये भी है, बल की दिशा हम दिखा सकते हैं, लेकिन आवेश कोई दिशा नहीं होती। आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे F इक्वल टू क्यू ई, ये इसे घुमाएगा। ऐसे आप सोचो तो ये बल ऐसे लग रहा है, ये बल इधर लग रहा है, तो इसे क्या करेगा? ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा, ऐसे घुमाएगा। कहाँ कितना घुमाएगा? क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करेगा। क्षेत्र की दिशा में जैसे आ जाएगा ये चुपचाप वैद्युत द्विध्रुव रुक जाएगा। लेकिन फिर इसके बाद भी घुमाना है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? और अधिक बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखो, हमको ये डिस्टेंस नहीं पता है कहाँ से, हम कह रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में बी से, ठीक है, क्षेत्र की दिशा में एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, एक लंब गिरा रहे हैं। ये डिस्टेंस हमको नहीं पता है परपेंडिकुलर वाई डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, अब आप बताओ, यहाँ पे देखो ये थीटा है। अगर ये मान लिया कि कोई, वैसे तो ये वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं हैं, लेकिन मान लिया कि ये कोई क्या है? आधार रेखा है। ये क्या है? कोई आधार रेखा बन गई। तो ये क्या बन गया? कोई बिंदु बन गया। अब ये ए है, ये बी है, तो इसे क्या मान ले रहे हैं? सी मान ले रहे हैं। ठीक है, अब आप बताओ, अगर इस त्रिभुज को ध्यान से देखो तो ये क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर हो गया, 90 अंश का कोण गिरा दिया आपने। ठीक है, ये कोण है, समकोण त्रिभुज का ये नेचर होता है, गुण होता है कि कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब, और लंब से लगी भुजा आधार, और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो बताओ बच्चा, अगर कर्ण पता है और लंब निकालना है तो लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है? साइन थीटा का। किसका संबंध होता है? साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो लंब का मान कितना है? निकालना है भाई, तो यहाँ लिख दिया BC, और कर्ण का मान कितना है बताओ भाई? AB है। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू, तो बताओ अब साइन थीटा इक्वल टू BC का मान निकालना है अपने को बच्चा, और AB का मान कितना है? 2L। तो बताओ BC इक्वल टू कितना मिल गया? 2L, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2L साइन थीटा, बोलो मिला कि नहीं मिला? BC की वैल्यू कितनी आ गई? 2L साइन थीटा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ F की वैल्यू ये निकाल चुके हैं, BC की वैल्यू निकाल चुके हैं। निकालना क्या है? बल युग्म का आघूर्ण। देखते रहो, बल युग्म का आघूर्ण निकालने के लिए दोनों चीज निकाले हैं। क्यों? क्योंकि बल युग्म का आघूर्ण जो होता है, ठीक है, बल युग्म का आघूर्ण, ठीक, युग्म माने जोड़ा, तो बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण। क्या कहलाता है? बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण किसे दिखाते हैं? टार्क से। किसे दिखाते हैं? टार्क से। ठीक है, कपुल फोर्स कहलाता है, मूवमेंट ऑफ कपुल फोर्स। बल आघूर्ण या बल युग्म का आघूर्ण किसे दिखाते हैं? टार्क से। और इसका जो मान होता है, बल आघूर्ण का जो मान होता है बच्चा, वो क्या होता है? बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। ठीक है, मूवमेंट ऑफ कपुल फोर्स जिसे हम बल आघूर्ण कहते हैं, ये होता है बल गुणे लंबवत दूरी, माने फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर्स, ठीक है, F लिख दिया, फोर्स लिख दिया, और इनटू परपेंडिकुलर क्या? डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बल गुणे लंबवत दूरी। तो F टार्क इक्वल टू क्या मिलेगा जरा बताओ? फोर्स की वैल्यू F है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है भाई? BC। कैसे पता परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू BC है? अब आप बताओ, अगर ये क्षेत्र है, तो क्षेत्र के लंबवत द्विध्रुव की लंबवत दूरी कौन सी है? क्षेत्र के लंबवत द्विध्रुव की दूरी कौन सी है? ऑब्वियस सी बात है, यही क्षेत्र के लंबवत है। 90 अंश का कोण दिख रहा है आपको। तो जब क्षेत्र के लंबवत ये दूरी है, तो यहाँ से अब बताओ बच्चा कि दूरी का मान कितना होगा? B से कहाँ तक? C तक होगा। तो टार्क इक्वल टू F की वैल्यू कितना है बच्चा? QE है, और गुणे BC का मान कितना निकाले हो? 2L साइन थीटा। कितना निकाले हो? 2L साइन थीटा। तो बताओ टार्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर मैं Q इंटू 2L को एक साथ लिखूं, Q इंटू 2L को एक साथ लिख दिया, ठीक है, और फिर आगे लिख दिया E साइन थीटा, तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज होल्ड कम्यूटेटिव लॉ।
माने गुणा जो होता है, गुणन की संक्रिया सदैव क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। इसका मतलब ये हो गया कि हम अगर किसी भी गुणा में क्रम को बदलें तो उसके गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 2 गुणे 3 6 आएगा, 3 गुणे 2 भी 6 ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, Q इंटू 2L जो होता है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है बच्चा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P Q इंटू 2L के बराबर होता है, बताया था मैंने। ठीक है, अब जब ये बताया था कि ये P के बराबर होता है तो अब बताओ यहाँ पर इसको देखो तो क्या मिलेगा। अब Q इंटू 2L के जगह P रख दें तो टार्क बराबर मिलेगा P, इसके बाद क्या मिलेगा E, इसके बाद क्या हो जाएगा साइन थीटा। मैंने कुछ नहीं करा है, Q इंटू 2L के जगह पर P लिख दिया है बस, और कुछ नहीं करा है। ये देखो, आपको निकालना था बलयुग्म का आघूर्ण और यहाँ पर आपने बलयुग्म का आघूर्ण टार्क बराबर PE साइन थीटा निकाल लिया है, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी मेहनत के। तो बच्चा हम आशा करते हैं कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा। अब आप देखो, इसके बाद की बात, कुछ प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो आपको विचलित करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों में। कैसे बनते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों में, जरा देखो। ठीक है, अब अगर ये देखा जाए कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, जो वैद्युत द्विध्रुव है ये घूमता हुआ ऐसे ही, ऐसे घूमता हुआ ऐसे 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 कहाँ हो जाए, क्षेत्र के समांतर। ये क्षेत्र दिख रहा है, क्षेत्र के समांतर। क्षेत्र के समांतर कब होगा, जब इसका वैद्युत द्विध्रुव का, ये समझो, मैं लिख दे रहा हूँ, मार्कर को इधर हटा दे रहा हूँ, ये देखो आप, मैं लिख दे रहा हूँ इस पर, ये क्या हो गया, ये प्लस Q हो गया, ये क्या हो गया, ये माइनस Q हो गया, आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, जिससे आपको लगे कि मैंने हाथ में क्या ले रखा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ले रखा है। ठीक है, अब आप बताओ, अगर ये माइनस Q ये प्लस Q है, ऐसे ही था, ये घूमेगा तो क्या होगा, ये समांतर तब कहलाएगा। खुद सोचो कि ये बल रेखा किधर से किधर जाती है, प्लस से किधर की ओर, माइनस की ओर, प्लस से किधर की ओर, माइनस की ओर। ठीक है, तो अब ये जब माइनस इस Q का, डाइपोल का माइनस Q चार्ज यहाँ पर आए किधर, प्लस की ओर, और इसका प्लस Q चार्ज किधर जाए, माइनस की ओर, क्योंकि ये बल रेखा किधर होती है, प्लस से किधर की ओर, माइनस की ओर। बाबा बोल रहा हूँ, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो प्लस से माइनस की ओर होगी। लेकिन डाइपोल का, ये जो डाइपोल बनाया है इसका ये माइनस है, ये क्या है, प्लस है, तो इसका माइनस इधर आ जाए, इसका प्लस इधर आ जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये ऐसी स्थिति हो गई कि जहाँ पर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बैलेंस्ड होगा, मतलब ये स्थायी अवस्था में होगा। इसके बाद अगर इसको खिसकाना है तो इस पर बल लगाना होगा। ठीक है, क्या लगाना होगा, बल लगाना होगा। तो अब आप देखो, अगर इस अवस्था में आ जाए तो आप बताओ, ये ध्यान दो जरा, ये टार्क बराबर जो आप लिखे हो PE साइन थीटा, फार्मूला ड्राइव करे हो, यहाँ पे बताओ ये जो थीटा एंगल है ना बबुआ, ये थीटा एंगल किसके किसके बीच का है, P और E के बीच का। किसके किसके बीच का, P मतलब क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और E माने वैद्युत क्षेत्र। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो लिखते हैं टार्क इक्वल टू P क्रॉस E, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, ये टार्क का क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया, टार्क इक्वल टू P क्रॉस E। अब आप समझोगे कि ये कैसे हो गया, इसका उल्टा सोचो, दो वेक्टरों के बीच का जो सदिश गुणन होता है बबुआ, ये क्या होता है, A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा, माने दोनों का परिमाण, साइन थीटा इंटू क्या, एन कैप, दोनों का परिमाण और उनके बीच बनने वाले कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है, जो कि यहाँ पे लिखा है। एन कैप क्या होता है, इन दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन शो करता है। अब आप देखो, इसीलिए मैं बता रहा था जो थीटा एंगल है वो P और E के बीच का एंगल है, क्योंकि लास्ट में हमको यही मिल रहा है, P और E। तो आप बताओ P क्या है, P की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, माइनस से किधर की ओर, प्लस की ओर। ये मैंने पिछले डेरिवेशन में बताया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर की ओर होती है, माइनस Q से प्लस Q तक। किधर से किधर की ओर, माइनस Q से प्लस Q तक। अब आप देखो यहाँ से ये P की डायरेक्शन हो गई, इसके बाद E की डायरेक्शन आपको साफ साफ दिख रही है, ये किधर, लेफ्ट टू कितना, राइट, माने प्लस Q आवेश से किधर, माइनस Q आवेश की ओर, प्लस Q आवेश से किधर, माइनस Q आवेश की ओर। ठीक है, अब आप बताओ, यहाँ जब ये बैलेंस कंडीशन में पहुँच गया ऐसे एक डाइपोल, तो अब बताओ दोनों के बीच का E तो पहले से ही ऐसे है, और ये जो डाइपोल है ये भी घूमता 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 पहुँच गया यहाँ पे। अब इनके बीच का कितना एंगल हो गया, दोनों के बीच का 0 डिग्री एंगल हो गया। कैसे भाई, जहाँ पे ये एक्सिस है इसी पर यही पहुँच गया, एक के ऊपर एक चढ़ गया। आप बताओ
जब एक के ऊपर चढ़ गया तो उस अवस्था में जब ये मार्कर इसी मार्कर पे ऐसे फ्लैट रख दिया जाए तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब कितना, जीरो। अब जीरो हो गया तो बताओ सिंस थीटा इक्वल टू जीरो, पहली कंडीशन हो गई। थीटा इक्वल टू जीरो का मतलब अगर आपसे कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर दिया जाए, उस अवस्था में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, उस अवस्था में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का मान कितना होगा, टार का मान कितना होगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो जब जीरो हो जाएगा तो साइन थीटा इक्वल टू कितना, साइन जीरो। और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है भैया, साइन जीरो की वैल्यू बच्चा जीरो होती है। ठीक है, इस अवस्था में जो टार्क होगा यहाँ जीरो रख दो, टार्क की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जीरो। माने जब वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के समांतर हो जाएगा तो वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बल नहीं लगेगा, वो क्या हो जाएगा, क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएगा। वह उस वैद्युत द्विध्रुव की स्थायी अवस्था कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्थायी अवस्था। आगे बढ़ते हैं। अब अगर सोचो कि यह वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, क्या हो जाए, क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो जाए, ऐसे घूमते हुए घूमते हुए घूमते 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 यहाँ पहुँचा था, अब बल लगा के हम ऐसे पहुँचा दे रहे हैं। ये क्षेत्र है आपका और ये ऐसे हो गया। बेटा जब ये थीटा इस तरीके से था, थीटा ऐसे था, जब ऐसे घूमते 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 यहाँ पहुँचा देंगे तो ई ऐसे है, ई तो यही दिख रहा है और आपका ये हो गया डाइपोल, ऐसे पहुंच जाएगा डाइपोल। जब ऐसे डाइपोल पहुंच जाएगा तो बीच का एंगल बनने वाला कोण कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब 90 डिग्री हो जाएगा भाई देखो ई ऐसे ही है आपका, ठीक है, और ये इस तरीके से आ गया तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। तो अब बताओ कि सिंस थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री हो तो बच्चा फिर क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब बताओ यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ से बढ़े हम आगे, टार्क इक्वल टू पी ई साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 थी तो टार्क इक्वल टू क्या मिला, पी ई। टार्क इक्वल टू पी ई जो है ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टार्क है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टार्क मतलब बलयुग्म का जो आघूर्ण निकाल रहे थे ना बच्चा, ये उसका सबसे अधिकतम मान है, इससे बड़ा मान हो ही नहीं सकता, क्योंकि साइन का सबसे बड़ा मान क्या होता है, साइन का सबसे बड़ा मान 1 होता है, और वो भी किस पे मिलता है, 90 पे मिलता है। तो जब साइन का सबसे बड़ा मान 1 होता है, वो भी 90 मिलता है, तो साइन की वैल्यू जिस पर निर्भर करती, जिस पर डिपेंड करती थी उसका भी मान क्या होगा, सबसे अधिकतम होगा। मीन्स टार्क मैक्स जो है वो 90 डिग्री मिलेगा, या यूं कह सकते हैं कि 90 डिग्री पर मिलने वाला बलयुग्म का आघूर्ण सबसे अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण होगा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर इसको घुमा के, जैसे था 90 डिग्री पे था, ऐसे घुमा के फिर लेके चले आए ऐसे, तो कितना होगा। अब तक देखो अगर ये माइनस क्यू चार्ज था, ये प्लस क्यू चार्ज था, ऐसे पहुंचा, ठीक है, तो 0 डिग्री एंगल हुआ, ऐसे पहुंचा 90 डिग्री हुआ, फिर ऐसे पहुंचेगा। अब देखो, अब जहां माइनस था वहां प्लस आ गया, जहां प्लस था वहां माइनस आ गया। तो ये मत सोच लेना बच्चा कि थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, है तो इसी के समांतर, लेकिन थीटा उस अवस्था में 0 नहीं है, क्योंकि पूरा एक चक्कर लगा लिया इसने। क्या कर लिया, पूरा एक चक्कर, मतलब पूरा चक्कर नहीं, पूरा एक आधा चक्कर लगा लिया। उस अवस्था में थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। और जब थीटा इक्वल टू 180 होगा तो फिर देखो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू साइन, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू कितना, साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है भाई, साइन 180 की वैल्यू साइन 90 प्लस थीटा। बोलो भाई कितना, साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा मतलब कितना, कॉस थीटा। नहीं याद है, इधर देखो, साइन 90 प्लस थीटा, थीटा माने कितना, 90। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा माने कॉस 90, और कॉस 90 का मान कितना, 0। कॉस 90 का मान 0। अब बच्चा देखो यहाँ पर साइन 180 का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब साइन 180 का मान 0 रख दोगे इस फार्मूला में, तो टार्क इक्वल टू क्या मिलेगा, पीई, फिर इसके बाद इनटू, तो अब देखो यहाँ 0 रखोगे तो टार्क इक्वल टू क्या मिलेगा, ये पूरा ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी मैंने कंडीशन बताई रखी है ना, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुमको घुमाने के लिए दिया जाता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे आपके बोर्ड के एग्जाम हो। तो बच्चा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आसानी से आप उसे सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिएगा, अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर करो, मनोबल मेरा बढ़ाओ, और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।